हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगेन आई एम बैक। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि भाई 2027 के लिए किस तरीके से यहाँ से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो लाना पड़ा। और देखो, यहाँ पर जो 2027 की जो अप्रोच है, इस बार ये जो अप्रोच है बहुत डिफरेंट होने वाली है। मतलब मैं जितनी भी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, मैं टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करता हूँ। सोचता हूँ कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो, है ना, एक सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी ना हो कि भाई हमने बेसिक कवर किए फिर एडवांस कवर किए, ऐसा नहीं। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो फ्लेक्सिबल भी हो और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट कर सकें। अब क्योंकि देखिए, आप में से हो सकता है कोई कॉलेज पर्सन हो, आप में से हो सकता है कोई वर्किंग पर्सन हो, कोई फाइनल ईयर में हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लान है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो है शायद 30 या 40 मिनट्स का होगा, तो अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने चीज़ों को समझ लिया ना यार, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी इसी वीडियो में। क्योंकि मैं बहुत सारी बारीक चीज़ें बताता हूँ जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बहुत बिजी रहते हैं आजकल काफ़ी सारे लोग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो थोड़ा तो दे दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा एक अपडेट देना है आपको। एडमिशन ओपन किया है हमने फिर से 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। भाई जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आगे की डिटेल्स आपको बता देगी। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ज़्यादा नहीं इस विषय पे चर्चा करूंगा। देखिए, एक और चीज़ है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था कि इस साल मेरा ये लास्ट बैच होगा, यानी इसके बाद मैं आने वाले टाइम में कोई बैचेज़ लॉन्च नहीं करने वाला हूँ। तो बहुत लोगों को नहीं पता था, इसलिए रीओपन हमने किया एडमिशन। ठीक है, चलिए अब ज़रा समझते हैं। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले ना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, आपका अटेम्प्ट 2027 में है, आपके पास टाइम बहुत है, आपके पास हद से ज़्यादा टाइम है, लेकिन यहाँ से उस टाइम को सही से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के ना सबसे पहले आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स समझने पड़ेंगे। अभी भी मेरा जो पेन है वो मेरे को मिला नहीं, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपको पता है कि भाई सबसे पहले हमारी होती है जीएस। ठीक है, जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि इसमें होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में जैसे आपको पता होगा कि भाई पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और यहाँ पर हम एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो सब्जेक्ट भाई दोनों में आ रहा है, प्रीलिम्स और मेंस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, देखो अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा। क्योंकि आगे जब मैं आपको प्लान बताऊंगा तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच गया, एथिक्स। ठीक है, उसके बाद GS1 में बच गया जैसे हमारा सोशल इश्यूज़। ठीक है, उसके बाद आई थिंक, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप। उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो हमारे GS1 के हो गए। GS2 में जैसे आपको हो गया गवर्नेंस, हो गया सोशल जस्टिस, हो गया IR, हो गया। ये वो सब्जेक्ट्स हो गए जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। और GS3 में से जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। अब यानी कि ठीक है, ये तो हमारा GS है, ये एक एस्पेक्ट है हमारी प्रिपरेशन का। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट है वो ऑप्शनल। ठीक है, अब यार देखिए, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये है 500 मार्क्स का। ठीक है, 500 मार्क्स का है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक ही सब्जेक्ट को फाइनलाइज करना, उसके 2 पेपर होते हैं। अब यहाँ पे 500 मार्क्स, यानी कि जो आपकी मेंस की जो कट ऑफ निकलती है वो निकलती है 1750 मार्क्स में से। 4 आपके GS पेपर हो गए, 250 ईच, 1000 मार्क्स ही हो गए। एक ऐसे का पेपर 250 मार्क्स एंड 500 मार्क्स इसके। अब ये मान के चल लीजिए कि भाई 750 में से 500 मार्क्स ऑप्शनल ही यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। अब 500 मार्क्स में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स 300 320 लाते हैं, यानी कि ऑप्शनल इज़ वेरी स्कोरिंग। ठीक है, इसलिए ऑप्शनल को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो 500 मार्क्स हैं, जिसने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया तो उसकी रैंक ऑप्शनल पे अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट।
ये तो हो गया, चलो भाई ये हमारा सिलेबस वाला एस्पेक्ट था। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है पीवाईक्यूज़। क्योंकि यार देखिए भाई, आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अब जाहिर सी बात है यार, चाहे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ या कोई बहुत ही अच्छा एजुकेटर है या बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, तो उनको ये क्लैरिटी कहाँ से आई है भाई? वो भी यूपीएससी फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, उन्होंने पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू किया है, एग्जाम को समझा है कि भाई यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है भाई? यहीं से तो आई है वो अंडरस्टैंडिंग, है ना? पीवाईक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एग्जाम को समझना है बहुत अच्छे से, तो पीवाईक्यू और सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए टेबल पे। जब भी कंफ्यूज हो, जब भी डर लगे, जब भी परेशान हो किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पीवाईक्यूज़ खोल के गो थ्रू करिए, ठीक है? इसके बाद जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो है आपका रिवीजन, ठीक है? अब देखो यार, इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि देखो, पढ़ना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। अब मान लीजिए आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए टाइम टू टाइम, अगले साल आप फिर मतलब जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, तो सारी मेहनत गई, ठीक है? तो रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 99% लोग नहीं करते हैं, ये रियलिटी है। आप खुद को भी टेस्ट कर लेना, आपने कितना रिवीजन किया है या आगे करोगे, ठीक है? इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है आपका ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है? अब देखो भाई, पढ़ लिया आपने, ठीक है, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन अपने आप को चेक करना कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये होगा प्रैक्टिस के थ्रू। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या कोई पोर्शन कवर किया है, उसके टेस्ट बाय करिए, टेस्ट लगाइए, पता चल जाएगा मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है? 50% के करीब मार्क्स आने चाहिए, 50% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है? तो ये देखिए हमारा एक बेसिकली जो हमारी प्रिपरेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं कि ठीक है, एक जगह हमारा जीएस है, उसके बाद ऑप्शनल है, फिर पीवाईक्यूज़ हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे सी सेट हो गया, एस से हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देना है, और कब से कब तक देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको सबसे पहले टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन थोड़ा सा बुक के बारे में, ये मेरी बुक्स हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं या बैच ज्वाइन करने वाले हैं, तब आपको ये बुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑलरेडी जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम ये बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो खुद से प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, एंड अमेजोन से आप बाय कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स हैं, रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ऐसे मत सोचना कि यार इसमें इतना टाइम क्यों दिया, इसमें ज़्यादा टाइम होना चाहिए था, इसमें कम टाइम क्यों दिया। यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं आपके अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा, ठीक है? कि आपके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे बेस्ट होने वाली है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। देखो यहाँ पे आपके पास 4 साल है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आपके पास ये जो 30-31 मंथ्स है ना, आप रेगुलर रहेंगे। अब जो इंसान यहाँ पे रेगुलर नहीं रहेगा, तो उसके लिए प्लान वैसे ही फेल है, क्योंकि यहाँ पे हर ईयर हम कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करेंगे, यानी कि आपको करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई? ये है आपका ईयर 1 2024, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, ठीक है? इसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो हम करेंगे 2024 की बात। चलिए, देखिए सबसे पहले अगेन मैं कहूँगा जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जो 27 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, एकदम मत टूट पड़ना यार किसी स्टैंडर्ड बुक पे, एकदम मत टूट पड़ना आंसर राइटिंग पे। बहुत सारे इतने इम्पेशेंट होते हैं कि आज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैं अगले महीने से आंसर राइटिंग करूँगा। कहीं नहीं जाओगे आंसर राइटिंग करके, बहुत टाइम है आपके पास। बस एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड करो, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला काम ये है सिलेबस। मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, www.shashanksejwan.com, वहाँ पे मैंने सिलेबस डाल रखा है। तो यार जाके डाउनलोड कर लो, मैंने उस आई थिंक सिलेबस का एनालिसिस वाला पार्ट भी डाल रखा है।
ठीक है, आप जाइए वहाँ पे सिलेबस, पीवाईक्यूज़ के टॉपिक्स, वो सब चीज़ें डाल रखे हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। सिलेबस का क्या करना है, प्रिंट आउट करा के रखना है और हो सके रट दो। ठीक है, ये पूरे आपको इस साल का बता रहा हूँ मैं, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, सिलेबस को याद कर लो। टिप्स में पता होना चाहिए कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या है, GS3 में क्या है। अगर इतना आपको पता चल गया तो अच्छी खासी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मेरे को जो एग्ज़ाम देना है उसमें पूछा क्या जाता है। ठीक है, सिलेबस पहली चीज़। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ठीक है, कौन से, लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे गो थ्रू करना है, सॉल्व मत करने बैठ जाना। 50% चीज़ें समझ में आएंगी, 50% चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। गो थ्रू करना है, सिर्फ देखना है कि भाई अच्छा ये पिछले साल का पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेता हूँ, जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो समझ में आएगा भाई, 50-60 क्वेश्चन तो समझ में आएंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पिछले साल पिछले 10 साल के हो गए आपके 1000 क्वेश्चन, 1000 में से 300-400 तो समझ में आएंगे। नो बडी इज एक्सपेक्टिंग कि सब समझ में आएगा, बस करना है, आपने गो थ्रू करना है। इसीलिए जो PYQ की बुक है, प्रिलिम्स की और मेंस की, अरेंज कर लीजिए, बाय करिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है, प्रीलिम्स की और मेंस की PYQ की बुक बाय करनी है और उसी से ये जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की एनालिसिस करना है। ठीक है, गो थ्रू करना है। ठीक है, सॉल्व मत करने बैठ जाना। तो ये आपका दूसरा टास्क। अब तीसरे टास्क की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है रूटीन। देखो यार, आपने ना रूटीन पे काम करना है। अगर किसी का रूटीन सेट है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको 31 मंथ्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खासा 12 से 15-16 महीने में अपना सिलेबस अच्छे से कवर करके आराम से बैठे होंगे। ठीक है, तो रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से क्या करेंगे, अभी जैसे आपका रूटीन एकदम सही नहीं होगा, आपका सोने का टाइम सही नहीं है, खाने पीने का टाइम सही नहीं है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, मूवीज़, वेब सीरीज़, फालतू टाइम वेस्ट करना, गॉसिप्स में घूमना फिरना, ये चीज़ें आपको थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। एक रूटीन सेट करो। ठीक है, कि भाई रूटीन में ये है कि ठीक है अब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, अब मुझे सीरियसली इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, तो एक सोने का टाइम मैं सही कर दूंगा। ठीक है, इस टाइम सोऊंगा, 6-6.5 घंटे की एक नींद दूंगा प्रॉपर, और प्रॉपर टाइम पे उठूंगा। पूरे दिन भर में अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो ये मेरा कॉलेज का टाइम है, उसके बाद कॉलेज से आके मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा रेस्ट करके एक शाम का जो एक रूटीन हो गया कि 2 घंटे का एक स्टडी स्लॉट रेडी करूँगा, रात का 2 घंटे का एक स्लॉट रेडी करूँगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, बस इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि 4 से 6 घंटे बस। ठीक है, सिर्फ 4 to 6 आवर्स, बस इतना ही आपको निकालने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है आपको। बाकी जो बाकी आपके 18-20 आवर्स हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। अपने आप पे आप टाइम दीजिए, हॉबीज़ को फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। ये सच में ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि यार इसका मतलब मैं तो यहाँ सीधे NCERT के बारे में सुनने आया था, ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट मी, ये जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत मैटर करती है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई मैं सीधे स्टैंडर्ड बुक खोलने बैठ जाऊँ या पॉलिटी खोल के बैठ जाऊँ, उससे नहीं बात बनेगी। पहले अपने जो हमारा जो ये टॉप फ्लोर पे जो हमारा जो माइंड है, इसको राइट डायरेक्शन पे लाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि भाई आपके पास अभी 30 से 32 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए। रियलिटी ये है कि 90% लोग ना दे आर नॉट कंसिस्टेंट, और उससे जो उनके पास ये जो 32 मंथ्स हैं, ये उनके पास सिर्फ 14-15 मंथ्स ही बचेंगे, क्योंकि आधा टाइम वो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? या तो सोशल मीडिया, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर मन नहीं कर रहा, या गोल के प्रति हम सीरियस नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ नहीं, इस साल आपका टारगेट है सिलेबस रटना है, PYQs गो थ्रू करने हैं और एक रूटीन सेट करना है। अगर टाइम बचता है तो मेरी वेबसाइट पे NCERT के नोट्स पोस्टेड हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा एक बेसिक्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती रहेगी। ठीक है, इस साल बस आपने यही करना है, दैट्स इट। इसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025। 2025 में आपने क्या करना है, चलिए 2025 में आपने क्या करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। कहाँ गया, ठीक है, एक काम के साथ एक दो और छोटे छोटे काम है। ठीक है, सबसे पहला 2025 में आपने सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना है, दैट इज़ इट। ठीक है, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रिलिम्स प्लस मेंस,
अगले साल जीएस में आपने सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। देखो यार, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप कॉलेज गोइंग पर्सन हो, टाइम आपके पास ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता, इतना फ्लेक्सिबल है। एक साल में आपने सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अब आप देख लीजिए कि भाई एक सब्जेक्ट को आप कितना 2 से 3 महीने दोगे, आराम से बढ़िया से कवर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास तरीके से। उसके बेसिक्स हो गए, उसके एडवांस हो गए, सब कुछ। साथ में आपने क्या चीज़ करनी है, जो सब्जेक्ट आप कवर कर लो या कवर कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे आपने पॉलिटी उठाया 3 महीने के लिए, ठीक है। पॉलिटी की जो आपने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी वाला वीडियो मैंने बना रखा है, वो कवर कर लेना। इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है एक ही होगी, ठीक है, वो ऐड कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेंस पर्सपेक्टिव से कंटेंट मिसिंग है तो किसी कोचिंग के नोट्स आप उठा सकते हो, बस ज़्यादा नहीं कंटेंट को ऐड करना है। और यहाँ पे क्या करना है, पीवाईक्यूज़, पिछले 10 से 15 साल की पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस तो आपने कर लिया, 2024 में सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करना है। ये सब्जेक्ट आपका इतना ज़बरदस्त, ऑब्वियसली प्रिलिम्स प्लस मेंस, प्रिलिम्स की भी और मेंस की भी, ये सब्जेक्ट आपका डन है, मतलब इतना अच्छा डन हो जाएगा। अब आप ये मान के चलो जी, ये एक सब्जेक्ट है और एक साल में आपको 4 सब्जेक्ट्स का टारगेट दे रखा है। प्रिलिम्स में आपके इन 4 सब्जेक्ट्स में से ये मान के चलीजिए कि 50 से 55, 50-60 भी हो सकता है, 55 क्वेश्चंस मान लीजिए मिनिमम, 50 to 60 क्वेश्चंस आपके प्रिलिम्स में इन 4 सब्जेक्ट्स में से ही आते हैं। ज़्यादा भी आते हैं लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए कि 27 में अटैम्प्ट है लेकिन 25 में ही आपने आधा काम कर दिया, ठीक है। और मेंस में ऑब्वियसली, मेंस में भी अच्छा खासा इनका 30-35% वेटेज है, ठीक है। ये हो गया पहला काम। दूसरा आपने क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स का कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूज़पेपर, बस। किसी कोचिंग की मैगजीन को गो थ्रू करना है, कर सकते हो, और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ो जस्ट फॉर द अवेयरनेस, और कुछ नहीं, ना नोट मेकिंग करना है, ना डिटेल में याद करना है, कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और थोड़ा सा ऑप्शनल पे ध्यान देना, ना पढ़ना है, ना स्टार्ट करना है, ना फाइनलाइज करना है। देखो कि कौन सा ऑप्शनल मैं चूज़ कर सकता हूँ, ऑप्शनल पे भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। 2025 में बस आपने यही काम करना है, दैट्स इट। और ये चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर ये काम आपने अच्छे से कर लिया तो 26 में आपको इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं 25 में पढ़ूंगा तो 26-27 में भी तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो आपको मैंने एक साल में सिर्फ ये कोर्स सब्जेक्ट्स दिए हैं। अगर आपने इन पे मास्टरी हासिल कर दी 2025 में, तो 26 में आपको इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 26 में करना है आपने बाकी चीज़ें, ठीक है। क्या करना है, चलिए उसकी बात करते हैं। अब 2026 की हम बात करते हैं। देखिए 2026 में, अब जैसे ही 2026 आया, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा ऑप्शनल, ठीक है। टाइम है, चिंता मत करिए। देखो एक सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल को अमूमन कवर करने में लगते हैं 4 से 7 महीने। किसी का अगर आपका लेंदी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो 6-7 महीने लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। छोटा ऑप्शनल है जैसे एंथ्रो हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, 4 से 5 महीने, ठीक है। इस तरीके से हम मान के चलिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर दिए, कोर सब्जेक्ट्स का अब लोड नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल को हफ्ते में 4 से 5 दिन लेके चलिए, बड़े आराम से 6 महीने में आपका ऑप्शनल डन है। मैं 2 महीने आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 8 मंथ्स दे देता हूँ। अगस्त, भाई जनवरी से अगस्त तक आपका ऑप्शनल हो जाएगा डन। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, मान लीजिए जैसे अभी 2024 है, तो जो लोग 2025 में अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, आप मानेंगे नहीं कि 90% लोगों का ये फेब मार्च तक ऑप्शनल भी कवर नहीं हुआ होता है। तो अब आप कंपेयर करके देखो कि भाई आपका तो फिल्म से पहले ही 7-8 महीने पहले ही ऑप्शनल कवर हो चुका है, लेकिन अगेन सिस्टमेटिक वे में, और अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शनल हो गया। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 8 मंथ्स का प्लान आपने रखा, पहले 4 मंथ्स में पेपर 1, फिर सेकंड नेक्स्ट 4 मंथ्स पे पेपर 2। जब पेपर 2 पढ़ रहे होंगे तो पेपर 1 का रिवीजन करना, साल के जो आखिरी की 4 महीने वहाँ पे पेपर 2 को रिवाइज करना, ठीक है। ऑप्शनल हो गया। अब देखो यहाँ पर ना, आप इस पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, वो है रिवीजन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। रिवीजन ऑफ कोर, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे पिछले साल अच्छे से, अब रिवीजन करना है। अब आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटा दे सकते हो, या वीकेंड्स में आप 2-2 घंटे दे सकते हो।
अगर आपने 2025 में अच्छे से पढ़े होंगे कोर सब्जेक्ट्स को, तो ट्रस्ट में यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 2025 में आपको वो कोर सब्जेक्ट्स को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शनल हो गया, ये रिवीजन हो गया, अभी भी ऐसा कोई ज़्यादा लोड नहीं है। और इसके साथ में देखो करंट अफेयर्स का मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को थोड़ा साइड में रखेंगे तो चीज़ें थोड़ी ईजी होंगी समझने में। ठीक है, इसके बाद आएगा यहाँ पे जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आपने कवर करना है। और जी इसमें भी देखो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो चीज़ों को। देखो इसमें अब जैसे इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे मत करना कि मैंने यहाँ पे 8 मंथ्स लिखे हैं तो आप जनवरी से लेके अगस्त तक सिर्फ ऑप्शनली पढ़ रहे हो। नहीं भाई, आप मैंने क्या बोला, दिन में आपको 4 से 6 घंटे पढ़ने हैं। ऑप्शनल को अगर आप 2 घंटे भी देते हो डेली बेसिस पे, तो आपके पास फिर भी 4 घंटे बचते हैं। उन 4 घंटों में अगर आप 2 घंटे रिवीजन के लिए जीएस को भी देते हो जो आपने पढ़ लिए, फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं, तो वहाँ पे आप इंक्लूड करोगे इन सब्जेक्ट्स को। सबसे पहली प्रायोरिटी में रहेगा एथिक्स। ठीक है, ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट भी है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, वेटेज भी है भाई 250 मार्क्स का पहला। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी में आप रखोगे इंटरनेशनल रिलेशन को। ठीक है, क्योंकि फिल्म्स में भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप इसको प्रायोरिटी में रखोगे। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो आपको इसको प्रायोरिटी में रखना है। और उसके बाद फिर आप ऐड कर सकते हो सोशल इश्यूज़ को एंड गवर्नेंस को, और जो बाकी मेंस के सब्जेक्ट्स हैं तो फिर बस इसके बाद आप उनको कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो एथिक्स को आप, सच बता रहा हूँ, 2 महीने का टाइम दे सकते हो, 3 महीने का टाइम दे सकते हो, आईआर 1 महीने। अब यहाँ पे कंटेंट की बात आती है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, सॉलिड कंटेंट है, तो आपको इनको कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि रियल चैलेंज सिर्फ ऑप्शनल और आपके ये कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं। ये 26 में आपने करना क्या, देखो आप जाहिर सी बात है ना यार, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो थोड़ा लोड तो आएगा आप पे। ठीक है, एक तो रिवीजन का लोड रहेगा और एग्ज़ाम अगले साल ही है अब, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शनल आपका इस तरीके से रहेगा कि ठीक है भाई 26 में ऑप्शनल को मैं टारगेट करूँगा, साथ में अपने कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करूँगा, जो टाइम बचा उसमें अपने जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो संडे संडे को। अब जैसे आपने ये जो रूटीन है आपने फॉलो किया मंडे टू सैटरडे, अब संडे संडे को क्या करना है, बढ़िया से जो भी आपने जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन किया, पढ़ लिया, एक टेस्ट लगाओ। एक एफएलटी मोर देन सफिशिएंट है, एक टेस्ट लगा दिया बढ़िया से। ठीक है, हाफ डे आप ले सकते हो खुद के लिए, रिलैक्स होने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीक अगेन आप एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो पीवाईक्यूज़ को इनके साथ ही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और चीज़ है जो आप अगर ऐड कर सको तो कर लेना, वो है नोट मेकिंग। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि नोट्स बनाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जो नोट्स बनाएगा उसको एक बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा एग्जाम से पहले। तो अब जब ये सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर रहे होंगे, देखो नोट्स स्टार्टिंग में मत बनाना, नोट्स स्टार्टिंग में बनाने की गलती मत करना। एक सब्जेक्ट को जब तक 2 से 3 बार रिवाइज ना कर लो, नोट्स मत बनाना। अब मान लीजिए 26 में अब आप इन कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, अब आपको क्लैरिटी है, आपने पीवाईक्यूज गो थ्रू कर लिए, सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। नाउ यू नो कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरी वीकनेस है, क्या चीज़ें मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आप रिवीजन के साथ में नोट्स भी रेडी कर सकते हो, जो कि बहुत मदद करेंगे आपको फिल्म से और मेन से पहले। ठीक है, तो बस आपने ईयर 3 यानी 2026 में यही करना है। और ट्रस्ट मी, द मोमेंट आपका ऑप्शनल अगस्त में डन हुआ, अगस्त में ही आपका सिलेबस और प्रिपरेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ एथिक्स, आईआर, ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, पढ़ने होते हैं। इसमें एक आर्ट एंड कल्चर भी है, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए। यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, और ये जैसे मैंने कहा कि भाई 2 घंटे भी अगर आप देते हो तो एथिक्स आपका बड़े आराम से 2 महीने में कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 3 ले लो आप। इसके बाद आईआर 1 महीना, आर्ट एंड कल्चर 2 महीना ले लो, फिर भी आपके पास ऑप्शनल के साथ ये भी डन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जीएस कोर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद ऑप्शनल एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ये हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि भाई आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका अगस्त सितंबर में ही डन है। ठीक है, अब आपके पास देखो पूरा टाइम है, कोई सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यानी कि जो 2026 का टाइम है, आखिरी के जो 3-4 महीने बचेंगे, वहाँ पे बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो दबा के। ऑप्शनल अगर किसी का छूटा है तो वो कवर कर सकता है ना, क्योंकि सच बताऊँ 30-31 मंथ्स इतने ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सिलेबस को खींचना भी चाहूँगा
वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वो अननेसेसरी खींचना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2027 में आएंगे सीधे, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो 26 में ही आपका सिलेबस हो चुका है डन, ठीक है। 2027 में क्या करना है, अब 2027 में आप उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पर कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चल लीजिए कि व्हाट आई फील कि भाई आपके पास 31 मंथ्स थे, 25 मंथ्स 26 मंथ्स आपने प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन को दिए। मैं ये कहूँगा यहाँ पर जो आपका टाइम रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि 90% टाइम आप दीजिएगा प्रीलिम्स को अब, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है यार, जो इंसान 20 अब जैसे अभी 25 में अटैम्प्ट देगा तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपना अप्रैल में प्रीलिम्स के लिए रखते हैं। जो 26 में अटैम्प्ट देंगे तो वो फिर कम से कम 3 महीने रखते हैं अपने लिए। भाई अगर आप 27 में अटैम्प्ट दे रहे हो तो आपको कम से कम 4-5 मंथ्स रखने पड़ेंगे अपने प्रीलिम्स के। इतनी अच्छी आपने प्रिपरेशन करी है तो आप ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहोगे। 90% इसलिए कहा मैंने क्योंकि 10% में आप ना थोड़ा सा अपना ऑप्शनल को रिवाइज कर सकते हो, और अगर जीएस के कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपने 2026 में ही मान लीजिए अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर दी है अक्टूबर नवंबर तक, तो वहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि उसके बाद आपका मई के बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर आपका जो मेंस होगा तो बहुत लंबा गैप आ जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट जो हमारा ये वाला पोर्शन है ऑप्शनल एंड जो रिमेनिंग जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मार्च तक थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते रहें, चाहे वीकेंड्स में टाइम निकाल दें या डेली बेस पे थोड़ा, ताकि ये हम भूलें नहीं, है ना। क्योंकि रिवीजन छूटना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी फिर जो अपना 2027 है तो भाई उसमें तो आपने प्री ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन करनी है। अब देखो अभी आपको उतने दूर का ये नहीं सोचना है कि यार जब मैं 27 में आऊँगा तो ये 5 महीने में कैसे यू नो इनको कैसे कवर करूँगा, है ना, इनमें किन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दूंगा, कितना रिवीजन करना है, वो बहुत बात की बात है ना, तब अलग से वीडियो बना देंगे। अभी बस एक ये रोड मैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं खोनी है इसमें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 2024 2025 ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं बस इनको कर लो आप। 26 की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स का ऐसा है ना, ये मान के चल लो कि 2024 2025 आपको करंट अफेयर्स सिर्फ गो थ्रू करना है, ना नोट्स बनाने हैं, ना बहुत डिटेल में पढ़ना है, ना कोई कोचिंग की मैगजीन पढ़नी है। किसी का एनालिसिस देखना है देख सकते हो 30-40 मिनट्स का फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दैट्स इट, ठीक है। एक्चुअल में जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है अच्छे से वो है 2026, कह सकते हैं अपना जनवरी से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आपके पास टाइम है। तो मैं यही कहूँगा कि जैन से लेके 2027 ऑब्वियसली टिल योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो डिटेल में बड़े बारीकी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना 2026 जैन से, माने कि 2 साल बाद, ठीक है। उसके बाद देखो आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। 2024 में तो खैर ज़रूरत है ही नहीं। 25 में देखो, 2025 में स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स अगर नहीं करना है कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये मान के चलीजिए कि अगर आप 2026 से भी करते हो तो भी बात बन जाएगी। तो उसमें आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई 25 में करना चाहता है कि भाई मैंने पॉलिटी पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपने मार्केट से कुछ टेस्ट उठाए और प्रैक्टिस करा, कर सकते हो। ऑल इन ऑल अगर आप 2025 में, है ना, जिसमें हम कोर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो अगर हर सब्जेक्ट के 4 से 5 टेस्ट भी लगाते हो, पूरे साल भर में अगर आप सिर्फ 30 टेस्ट भी लगाते हो, मतलब महीने के सिर्फ 2-3 टेस्ट, बात बन जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे 2026 से तो वीकली बेसिस पे टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, जिसमें कि प्रीलिम्स के लिए आपका होना चाहिए 100 MCQ का टेस्ट, ठीक है। और मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग, 15-20-25 करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो प्रैक्टिस स्किल इम्प्रूवमेंट, इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई 1 महीने दबा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और इम्प्रूव हो गया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वीकली बेसिस पे करो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बस इतना सा आपने टारगेट रखना है। सोर्सेज बहुत सारे हैं, PYQ की बुक्स हैं, टॉपर्स के आंसर शीट्स अवेलेबल हैं, मार्केट में दुनिया भर के टेस्ट सीरीज़ उनके आई थिंक बुकलेट्स अवेलेबल हैं, कर सकते हो कहीं से भी यार, रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है, बस इतना सा आपने करना है।
इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और एसए वाला जो पोर्शन है, देखो यार एसए का है ना, एसए का मैं ये बोलूँगा जिसने अपना ऑप्शनल, अपना जीएस की जो सिलेबस है अच्छे से कर लिया और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, एसए का कंटेंट उसका डन है। अब बस एक तौर तरीका होता है, वो देखो आप कोई भी बुक बाई कर सकते हो ऐसे राइटिंग पे, और या फिर कुछ वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, तो वो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक एसए भी आप ऐड कर सकते हो एवरी 15 डेज़ में, ठीक है। 15 डेज़ में आप 2 एसए का टारगेट रख सकते हो, वो भी 2026 ओनवर्ड्स, ठीक है। क्योंकि पहले 1 साल आपने अपने नॉलेज पे काम करना है, कंटेंट बिल्डिंग पे काम करना है, ठीक है। अब देखो सी सेट की बात आती है यार, देखो सी सेट ना थोड़ा सा ये मान के चल लीजिए, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं तो सच बताऊं, अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा डर है तो फिर भी मैं कहूँगा 2024 में सी सेट नहीं छूना है, 25 में भी छूने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 25 का ईयर है भाई, प्लीज़ उसको सिर्फ अपने मेन कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए छोड़ दो। 26 ऑनवर्ड्स आप कर सकते हो। सच बोलूँ 5-6 महीने ही बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो सी सेट को 2026 में भी वीकली बेसिस पे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है भाई। वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, एंड दैट्स इट। मुश्किल से 4-5 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा और बाकी 4-5 महीने प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखो यार, बस यही चीज़ मैं बोलूँगा, ये प्लान सुनने में आसान भी लगा होगा यार कुछ नहीं है तो बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी ही बोल देता हूँ, देखिए 90% लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसके सिर्फ 2 रीज़न है, सिर्फ 2 रीज़न्स हैं। और अगर किसी इंसान ने इन दो, जो कह सकते हैं हमारी जो वीकनेस है या जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, इन पे काम कर लिया, तो बस उसको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला तो वही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया है इसको अभी, ठीक है चलो पहले एक और बता देता हूँ, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में, नॉट जस्ट इन दिस प्रिपरेशन, लाइफ में, ठीक है। अब आपको ऐसे सोचिए कि भाई मान लीजिए आपके पास, देखो यार आप 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, आपके पास लगभग 30 से 31 मंथ्स हैं, और मैंने क्या कहा आपको कि भाई मान लीजिए 30 मंथ्स हैं और आपको बस 4 से 6 घंटे पढ़ने हैं, दैट्स इट। अब मान लीजिए कोई एस्पिरेंट कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है, आज मन नहीं किया, आज ओवर थिंकिंग कर ली, आज कॉलेज में पढ़ाई ज़्यादा हो गई, देखो एक्सक्यूजेस तो रहेंगे हमारी लाइफ में हमेशा ही, होगा क्या, तो ये जो 30 महीने या 15 महीने हो जाएंगे। अब 15 महीने के हिसाब से अगर उसको ये प्लान फॉलो करना है तो उसको अब आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मतलब जहाँ आपके पास 3 साल हैं प्रिपरेशन के लिए, वो सीधे सीधे 1.5 साल हो गए, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इसका भी आधा कर दोगे तो फिर तो ये तो और बढ़ जाएगा ना। तो जितना टाइम आपके पास है बस थोड़ा थोड़ा डेली डेली पढ़ना है, दैट इज़ इट। यहाँ पे सारा खेल है कंसिस्टेंसी का, पेशेंस का और डिसिप्लिन का, बैलेंस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी ऑब्वियसली जो मेरा बैच है उसमें मैं यही मेक श्योर करता हूँ कि भाई जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ना, बस उस पर स्टिक करो यार, खुद का दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, है ना, मतलब लगाना है, लेकिन पहले जो चीज़ बताई जा रही है उस पर तो मास्टरी हासिल कर लो, है ना। तो वही है कि आप में से जो 27 में अटेम्प्ट दे रहे हैं और हार्ड वर्किंग है, और लगता है कि यार मेरे को बस गाइडेंस मिल जाए, मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगा, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप एनरोल कर सकते हैं। और बाकी तो इतना ही है, बाकी अगर कोई और डाउट होंगे आपके तो बेशक पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू।